आज़ाद उमर साहब, आपसे एक सवाल जो मेरा ख्याल है कि आपसे सबसे ज़्यादा किया जा रहा होगा, वो ये है कि आपकी पार्टी की टिकटों की तकसीम के हवाले से एक ऑडियो आई जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम भी आ रहा है। तो और उसकी आवाज़ तो असम्बली में भी गूंजी कि असम्बली में भी कहा गया कि साकिब निसार साहब जो हैं वो आपके साथ कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग में हैं या थे कि आपकी टिकटों पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। ये मामला क्या है? मुझे ये तो बिल्कुल वाज़ेह नजर आता है कि फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और शायद मरीम नवाज भी शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अब सिर्फ देखना यह है कि शहबाज शरीफ खुद कुर्बानी देने को तैयार हैं या नहीं है। जहां तक उस ऑडियो की बात है, जब टिकट्स दे दिए गए थे, उस टिकट देने के बाद अपील का हक लोगों को दिया गया और 3 लोगों ने बैठ के वो अपील सुनी। चेयरमैन इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं, हम तीनों ने बैठ के वो अपील सुनी। ये अपील हमने सुनी सुबह को 3 या 3:30 बजे थे, 26 तारीख की सुबह, जब उस लड़के का अबू जर का इंटरव्यू लिया। एक पैनल ने, इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यू लिया और उसके बाद ये फैसला किया गया। उसको कोई किसी फोन कॉल से कोई उसमें नंबर बनाने की कोशिश कर रहा है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस फैसले का उसको टेलीफोन कॉल से कोई दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था। तो जो वो करोड़ों रुपए की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है। जावेद लतीफ साहब तो कह रहे हैं अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं टिकट्स बेच के। अच्छा नहीं, उन्होंने जो बात की बड़ी नहीं, जावेद चौधरी साहब ने जो बात की वो मैंने खुद सुनी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि फैसले तो कर रहे हैं आप लोग बैठे हुए, बोर्ड के अंदर फैसले हो रहे हैं, लोग उसकी मालूमात लेते हैं पहले और फिर वो फोन करके लोगों को, अब उनको पता है कि फैसला हो गया, इमरान खान ने फैसला कर दिया, टिकट जो है वो इस्लामाबाद का असद उमर को देना है। अब वो फोन करते हैं असद उमर को, वो कहते हैं यार कि अगर तुम इतना पैसा दे दो ना तो हम तुम्हारी टिकट करा देते हैं। ये जानते हुए कि फैसला पहले हो चुका है। तो वो ये नहीं है कि पैसे लेके टिकटें बिक रही हैं। जो जावेद चौधरी ने जो बात की है वो ये है। नहीं, ये तो जावेद लतीफ साहब इल्जाम लगा रहे हैं ना, ये तो जावेद लतीफ साहब का इल्जाम है। अच्छा, जावेद लतीफ साहब का, जावेद लतीफ साहब से बोले यार आपके पास बहुत करोड़ों रुपए हैं, आप जरा हमारा टिकट लेके दिखा देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपकी जो टिकटों की तकसीम है, यानी इसमें साकिब निसार साहब का कोई किरदार आप आउटराइटली मना करें कि कोई नहीं किरदार, या उनकी सिफारिश कहीं मानी गई? देखिए, लोग जो है, पहली बात तो मुझे कोई नहीं पता कि साकिब निसार साहब ने किसी की सिफारिश की भी या नहीं की, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग सिफारिशें, बशमूल बहुत सारे सहाफियों के, बहुत सारे सहाफी, सरकारी अफसर जिन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है, उनकी मैसेजेस के सर वो फलाना बंदा है, बड़ा अच्छा है, बस आप मिलें। तो सिफारिशें तो आती रहती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन फैसले सारे किए गए, वो फैसले किए गए इस बुनियाद के ऊपर कि हमारे ख्याल में पार्टी का बेहतरीन नुमाइंदा उस सीट पे क्या हो सकता है। यही अबू जर की जो बात हो रही है, वो साकिब निसार के ऑडियो वाली, वो मुझे उस दिन रैली में मिला अबू जर, मैंने कहा उसको पेप्सी भी नहीं है पिलाना, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस टिकट से। यानी इस टिकट की हद तक साकिब निसार साहब का कोई ताल्लुक है या नहीं? किसी टिकट के ऊपर किसी की सिफारिश की बुनियाद पर टिकट नहीं दिए गए। क्या लोग सिफारिशें करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन आखिर में जांच कर, देख कर, पड़ताल करके कि कौन पार्टी का बेहतरीन नुमाइंदा हो सकता है, टिकट उस बुनियाद पे दिए गए, न कि उस बुनियाद पे कि सिफारिश कहां से आई। अच्छा असद उमर साहब, मुज़ाकरात में जो एक मामला था जिसमें आप लोग चाहते थे 14 मई तक असम्बलियां तहलील हो जाएं, जबकि दूसरी जानिब से एक आ जा रहा है कि बजट पेश करने के बाद असम्बलियां तहलील करेंगे, यानी 15 जुलाई को। क्या दिलचस्पी है इस हुकूमत को बजट पेश करने में? आखिर हालात जिस तरह के हैं उसमें तो बल्कि इन्हें क्विट कर जाना चाहिए जल्दी। अच्छा, यही जो है ना, देखें, जब बात कोई आपको गैर मंतकी की जाए ना तो फिर इंसान को शक होता है। जो हालात हैं, जो माशी हालात हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इस वक्त जो भी वजीर खजाना बजट पेश करना चाहता है तो इसका मतलब कि उसको खुदकुशी की बड़ी तमन्ना हुई है ना, वो अपने सियासी मुस्तकबिल को शहीद करने के ऊपर तुला हुआ है अगर किसी ने इस मुश्किल हालात के अंदर बजट पेश करना है। ये पिछले साल बजट पेश कर चुके हैं। उस बजट पेश करने के बाद मुझे अगर कोई समझा दे कि पीडीएम को कितना सियासी फायदा हुआ, कितने नफलों का सवाब हुआ बजट पेश करने का, ये गैर मंतकी बात है। देखिए, इनका सारा इतराज जो है आइन तोड़ने के ऊपर बात आ गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये वो सूरत हाल नहीं है जो आज से 4 महीने पहले थी। तहरीक इंसाफ समझता था और पाकिस्तान की भारी अक्सरियत समझती थी कि जल्द इंतखाबात पाकिस्तान की बेहतरी में। पीडीएम समझते थे कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए। ये राय थी। अब आइन की बात आ गई। अब आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने। आपने कहा कि एक दिन इलेक्शन ना होने से इतना बड़ा नुकसान है कि हम आइन तोड़ने के लिए तैयार हैं।
तो भाई एक दिन तो इलेक्शन अब आपको मिल रहा है ना, अब आपको किस लिए 2 महीने और हुकूमत करनी है? तो उसकी कोई मंतक समझा दे। उसकी मंतक ये नहीं हो सकती कि हम बजट पेश करना चले आप एक थोड़ी सवाल लचक उठता दिखा है देते। कि आपने खुद जब 2018 में हुकूमत संभाली थी तो असद साहब मुझे याद है कि उससे पहला जो बजट था वो 16 मई को आया था, और 16 मई को जो बजट मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया था, आपने गालिबन अक्टूबर में आके उसको चेंज किया था एक ज़िमनी बजट के ज़रिए। और अगर मैं गलती तारीख या मुझे याद नहीं, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये बताइएगा कि अपने तजर्बे की रोशनी में कि अगर आज IMF का मुआहदा हो जाता है तो क्या 50% तनख्वाहें बढ़ाने का कौमी ख़जाने के अंदर कोई चांस, कोई इम्कान, कोई गुंजाइश बनती है? कोई गुंजाइश नहीं है। और जब अगर ये करें, हम मान लें कि ये बजट का ऐलान कर भी देते हैं और उसके अंदर बेहतरीन तमाम खबरें अनाउंस भी कर देते हैं, कोई शख्स है पाकिस्तान में जो उस बात पे यकीन रखेगा? सबको पता है कि क्या तमाशा हो रहा है। आपका इनका IMF का एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा, अभी जो पॉलिसीज है उसकी बुनियाद के ऊपर IMF का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा, तो 50% तनख्वाहें बढ़ाने वाला एग्रीमेंट कहां होना है? सबको ये पता है कि आप इस वक्त IMF के मुआहदे के बगैर आप आगे नहीं चल सकते। बदकिस्मती से वहां पर इस वक्त लेकर आ गए हैं मुल्कों के, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते। तो इससे अगर ये कह रहे हैं कि इनको कोई सियासी फायदा होगा तो मैं तो मानने को तैयार ही नहीं। तो इसका मतलब बात फिर कुछ और ही है। ये तो सिर्फ एक कहानी सुनाई जा रही है बजट की, लेकिन असल में कहानी कुछ और है। जहां तक आप बजट की 2018 की बात करें, 2018 बजट जो है, 2018 का बजट जो है वो अप्रैल के महीने में पेश किया गया था और मई के वस्त में मंजूरी दे दी गई थी उसकी, क्योंकि 23 मई तो आखिरी तारीख थी पार्लियामेंट की। तो बजट अगर पेश भी करना था तो ये तभी पेश कर चुके होते। तो और जो मुआशी इमरजेंसी की बातें अब दोबारा से शुरू हो गई हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जब इस किस्म की बातें सुनने को मिलती हैं तो फिर नीयत पर शक होता है। अगर नीयत खराब नहीं है और मुआहदा करना चाहते थे और आप वाकई में समझते हैं कि पाकिस्तान में एक दिन में इंतखाब जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है, हम तो पहले से ही कह रहे थे एक ही दिन इंतखाब होना चाहिए, लेकिन चलें अब जो सूरत हाल पैदा होगी, इमरान खान ने, क्योंकि एक बड़ा लीडर है इमरान खान, वो बड़े फैसले करते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जिसमें अभी इलेक्शन कराना हमारा आईनी हक है, हम इसको आगे ले जाने के तैयार हैं। यानी अगर आज असेंबलियां तहलील होती, आज भी तहलील हो जाती, तो कम से कम 2 महीने के बाद इलेक्शन होगा, तो आपको एक दिन पे इलेक्शन मिल जाएगा। तो अब मुझे ये कोई समझा दे आके कि इसमें अब कौन सा बहाना है। आप कह रहे हैं कि आइन मैं इसलिए तोड़ने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं बजट पेश करना चाहता हूं, तो मजाक है। कौन संजीदा शख्स जो है वो इस बात को मानेगा कि आइन इसलिए तोड़ दिया जाए कि बजट हम पेश करना चाहते हैं। असद साहब, अब आप मुज़ाकरात की गुंजाइश देखते हैं? जहां पे रुक गए, ज़ाहिर है आपकी तरफ से रिपोर्ट भी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में और कल उसकी समाअत भी है, तो क्या आप मज़ीद मुज़ाकरात को कोई इम्कान देखते हैं कि अब मतलब उस तरफ से तारीख एक बात की जा रही है 15 जुलाई या 30 जुलाई और आपकी तरफ से बात की जा रही है 14 मई, तो फ़र्क तो थोड़ा रह गया है, तकरीबन 2 माह का फर्क। तो इस फ़र्क को पाटने के लिए कोई मजीद मुज़ाकरात का इम्कान है या आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कराने के मूड में ही नहीं? कोई लचक आपकी तरफ से दिखाई जा सकती है? देखें, लचक तो दिखाई गई ना, थोड़ी बहुत थोड़ी, ये तो बहुत बड़ी लचक दिखाई गई। देखें, अगर आप मई 14 को असेंबलियां बर्खास्त करते हैं और आइन कहता है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा सकते हैं, तो आप जो है इलेक्शन ले गए जून जुलाई अगस्त के महीने में, 60 दिन में भी इलेक्शन कराते हैं तो आप जुलाई में ले गए। ये इलेक्शन आइन के मुताबिक होना था 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से आप कम से कम जुलाई के अंदर इलेक्शन लेके चले गए हैं और तहरीके इंसाफ जो है वो कह रही है कि ठीक है, अगर सारे मुल्क में इलेक्शन उस दिन होगा तो ये हमें कबूल है। तो ये तो एक बहुत बड़ी कंसेशन है। ये लचक जो है ये तो छोटी मोटी लचक नहीं है, तो बहुत बड़ी लचक दिखा चुके हैं। अब जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आगे से जो बात की जा रही हो ना कि 14 मई नहीं, 14 मई के बजाय कोई और तारीख क्यों, उसके पीछे हमें कोई मंतक नजर आए, कोई दलील नजर आए तो बात शायद मानी जा सकती थी, लेकिन ना कोई मंतक समझ में आए तो फिर तो यही लगता है ना कि ये तो टाइम पास करने का, अभी सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है उसको हटाने के लिए, चलो ये कर दो, आगे इरादा। लेकिन आप लोगों पर एक इल्जाम ये भी आ रहा है ना कि सितंबर से पहले आप इंतखाबात इसलिए चाहते हैं क्योंकि सितंबर में कुछ ऐसी अहम शख्सियात हैं जो आपको इंतखाबात में सपोर्ट कर सकती हैं। चीफ जस्टिस के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जगह जस्टिस फायद ईसा आ जाएंगे, तो आप इसलिए सितंबर से आगे नहीं जाना चाह रहे?
عمر عطا بندیال صاحب کو کہتے ہیں جی وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے الیکشن، پہلی بات تو یہ مجھے پتا ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن میں بار بار یاد دلانا چاہتا ہوں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت اس لیے بنی ہوئی ہے کہ عمر عطا بندیال نے اب جو بینچ ہیڈ کر رہے تھے 5 رکنی بینچ، انہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو اٹھا کر باہر پھینکا، عمران خان نے جو فیصلہ کیا تھا اسمبلی تحلیل کرنے کا اس کو باہر پھینکا اور پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی۔ یہ وہ عمر عطا بندیال ہے۔ سو صرف یاد دلانے کے لیے عوام کو جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے کوئی یہ بتا دے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا رول کیا ہے الیکشن کرانے کے اندر؟ الیکشن کرانے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نگراں حکومتیں ہیں انہوں نے معاونت کرنی ہے الیکشن کمیشن کی اس الیکشن کرانے کے لیے۔ سپریم کورٹ کا رول کیا ہے؟ وہ تو لاہور ہائی کورٹ سے جوڈیشل آفیسرز مانگے تو انہوں نے جوڈیشل آفیسر دینے سے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کا رول کیا ہے یہ بتا دیں۔ یہی تو حکومت کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے الیکشن کی ڈیٹ دینے میں بھی اور الیکشن کرانے میں بھی۔ سپریم کورٹ کا پہلی بات تو سپریم کورٹ الیکشن نہیں کرا رہی، دوسری بات سپریم کورٹ ڈیٹ بھی نہیں دے رہی۔ یہ کر کیا رہے ہیں ذرا سنیں تو، یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تماشا جو سارا کریٹ کیا ہوا ہے جس سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو گمراہ کیا جائے، ایک شخص نہیں گمراہ ہوا۔ آج اوپینین پول کرا کے دیکھ لیں، سب کو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ ایک کسی ٹیلی ویژن چینل کی ایک سلوگن ہے ہر خبر پر نظر، تو پاکستانی قوم تو وہ بن چکی ہے، ہر خبر پر نظر ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا آپ اسد عمر صاحب کہ ظاہر ہے ایک تو ہے مذاکرات وہ جو آپ نے بالکل دن کی روشنی میں کیے، کچھ مذاکرات ہوتے ہیں جو دن کی روشنی میں نہیں ہوتے، رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے آنا جانا ہوتا ہے۔ اس طرح کے مذاکرات اگر ہوں تو اسلام آباد میں، لاہور میں خبریں بڑی گردش کرتی ہیں کہ اس طرح کے اگر مذاکرات کیے جائیں تو آپ کے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے گا، الیکشن بھی شاید آپ کو جلدی مل جائے گا، کچھ آپ اچھے بچوں والا رویہ اختیار کر لیں، تو کیا اس طرف بھی کچھ کام جاری ہے؟ نہیں، بالکل کوئی کام جاری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں اگر پاکستان کو ہم جس دلدل میں لے کر آ گئے ہیں یہاں سے آپ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ملک آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کی بنیاد کے اوپر چلے گا۔ اور جو میرا تو وہ جملہ بھی بول کے 1 سال سے بنیادی اس وقت جدوجہد ہے کیا؟ بنیادی جدوجہد ہے کہ فیصلہ سازی پاکستان کی بند کمروں کے اندر نہیں، پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ تو بنیادی آپ کی جدوجہد ہے۔ تو اگر آپ نے پھر وہی کام یہ شروع کر دیے تو پھر تو اس کا مطلب کہ آپ کی پوری جو بنیاد تھی پوری تحریک کی اور آپ کی جدوجہد کی، آپ نے اسی کو ختم کر دیا۔ لیکن کچھ دن پہلے تک تو خان صاحب کہہ رہے تھے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ نہیں، بیٹھنے کو بالکل تیار ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں اس وقت بھی بولتا تھا جو بھی بات چیت ہونی ہے وہ ڈکلیئرڈ ہونی چاہیے، وہ اعلانیہ ہونی چاہیے، بالکل جو بھی، اور یہ بھی ہم نے کئی دفعہ بات کی ہے، سپریم کورٹ، ہم اس وقت کہتے تھے سپریم کورٹ اگر اس کے اندر کردار ادا کرے، اور جیسے ہم نے کہا سپریم کورٹ نے جب یہ کہا کہ بھائی آپ ساتھ بیٹھ کے کوشش کیوں نہیں کر لیتے، تو ہم نے کہا جی فبیہا، ہم نے ساتھ کوشش بھی کر لی لیکن چھپ کر نہیں، بند کمرے کے اسد اندر عمر صاحب بغیر آپ بتائیے۔ یہ نہیں سمجھتے کہ آج اگر انتخابات ہوتے ہیں اور آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر آپ کی حکومت کو اداروں کے ساتھ تو مل کر چلنا پڑے گا؟ اگر اس طرح کی سچویشن رہے گی، اس طرح کی تلخیاں رہیں گی تو پھر آپ لوگ حکومت کیسے کریں گے؟ نہیں، اس کا تلخی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی ہم ادارے جو ہیں ہمارے دشمن نہیں ہیں، ادارے ہمارے ہی ہیں۔ اداروں کا ایک آئینی کردار ہے اور اس آئینی کردار کے مطابق تمام اداروں کو حکومت کے ساتھ مل کر چلنا اور حکومت کو ان کو ساتھ لے کے چلنا لازم و ملزوم ہے۔ یہ یہاں پہ یہ کوئی، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ خدا نخواستہ کوئی اداروں کے ساتھ ہماری دشمنی ہو گئی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے کا جو آئینی کردار ہے اس کے مطابق حکومت کو بالکل، یہ ایک پاکستان کا جو بھی وزیر اعظم بنے، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں یہ 1 پیج کے اوپر بڑی کہ جی 1 صفحے پہ بڑی اس کی تنقید ہوتی تھی۔ لیکن خان صاحب جس طرح کے القابات استعمال کرتے ہیں اس سے تو تلخیاں زیادہ بڑھ رہی ہیں۔ کون سے ادارے کے بارے میں انہوں نے القابات دیے مجھے پلیز بتائیں۔ مطلب مختلف نام، آج آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا عرض کریں، لیکن آج بھی جو انہوں نے کہا کہ فلاں ذمہ دار ہوگا میرے قتل، حبیب اکرم صاحب کسی ادارے کے بارے میں ٹرینڈ بھی چل رہا تھا، ادارے سے متعلق شخصیات تو ہیں نا۔ میں شخص کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں ادارے کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی ادارے کے بارے میں انہوں نے کیا کہا نہیں ہے نا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی ادارے کے بارے میں ایسی
कोई तल्ख बात नहीं की है। लेकिन असद उमर साहब, जब इदारे से मुतल्लिका शख्सियात के बारे में कोई बात की जाएगी तो इदारा तो फिर उसे अपने ऊपर ही लेता है ना, ऑन दी होल जो बाकी बिल्कुल गलत है। ये क्या हो गया? इसका मतलब अगर कोई ये कहे कि शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है और 16 अरब रुपए के वो मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकला है, तो मैं कहूं कि मेरे पर हमला हो गया क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर हूं, ये आपने क्या बात? नहीं, यही तो बात है ना, हमारे सियासतदानों ने तो कभी खुद को एक समझा ही नहीं है ना, मसला तो ये है। लेकिन इदारे खुद को, इदारों में जी प्लीज रुक जाएं। अभी आपने जो बात की ना माजरत के साथ, ये है मसला पाकिस्तान का कि अपने मुफाद के लिए सब जुड़ जाओ, अच्छा बुरा खत्म कर दो, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर दो, सब मिल बैठ के एक दूसरे का दिफा करके खाओ। जनाब ये पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान का मसला ये नहीं है कि कानून के मुताबिक फैसले हों, हम में से भी कोई गलत है तो उसको भी सजा दी जाए, और जो दूसरी तरफ कोई ठीक आदमी है तो उसको ठीक आदमी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। ये है तरीका मुल्क बनाने का, ये तरीका कौन। असद उमर साहब, आप भी उन लोगों में से हैं जिन पे मुकदमात हैं। आप पे भी गालिबन दहशतगर्दी का भी मुकदमा है ना, आप कहीं कर रहे थे दहशतगर्दी, जहां से एक से ज्यादा मुकदमे जनाब जी, एक से ज्यादा दहशतगर्दी के। अच्छा। टोटल मुकदमे जनाब 25 हैं, जिसमें से FIR कटी हुई 20 हैं, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन अदालत, FIA की 2 मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस, टोटल 25 मुकदमे, 20 में FIR हैं, उसमें को 3-4 जो है। इसी तरह इमरान खान साहब पर भी 170, वो आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कि अदालत में कहा कि 170 हो चुके हैं और 200 तक शायद चले जाएंगे। अच्छा, वो मैंने भी आज कोई पूछ रहा था कोर्ट में, मैंने उसको कहा कि खान साहब ने टेस्ट में सेंचुरीज बनाई थी लेकिन डबल सेंचुरी नहीं बनाई, जिस तरीके से मुझे लगता है तो मुकदमात में बन जाएगी। असद उमर साहब, आपको अच्छी तरह पता है कि आपके ऊपर माफ कीजिएगा मुकदमात क्यों बने हैं और मुकदमात को अनडू करने का क्या तरीका है, और जाहिर है शायद इसी में से रिकन्सिलिएशन का भी एक पहलू निकलता है कि अगर आप लोग इस्टेब्लिशमेंट के तमाम इस्टेब्लिशमेंट से मिलें और जिस तरह आप पॉलिटिकल लोगों से मिल रहे हैं, आपकी तरफ से अगर सबको इत्मीनान हो जाए तो शायद ये आपकी मुकदमात की मुश्किल भी कुछ आसान हो जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। देखिए, इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा, ना हम में से किसी ने कहा, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी किसी इदारे से दुश्मनी तो नहीं है ना, हम तो पॉलिसी से इख्तलाफ, और पॉलिसी से इख्तलाफ भी कुछ अशखास की पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। अगर आप हमें ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि एक पॉलिसी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है और कोई भी पॉलिसी जो पाकिस्तान की आइन से इनहराफ करती है वो हमारे ख्याल में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है, तो मैं इसलिए उस बात को अच्छा कहना शुरू कर दूं क्योंकि मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। तो इससे बेहतर है सियासत छोड़ें, आप घर जाके बैठें, आराम से कोई जिंदगी गुजारें। आपको पता है मेरी जिंदगी तो उससे बेतहाशा बेहतर थी, मैं जहां से आया हूं बनिस्बत जो जिंदगी को गुजार रहा हूं। लेकिन हमें बातचीत करने में कोई इतराज नहीं। अगर जो बातचीत के जरिए अगर किसी को खदशात हैं वो खदशात दूर हो सकते हैं और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए, आइनी किरदार के अंदर रहते हुए को खदशात को दूर किया जा सकता है तो बिल्कुल करना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें इस पे क्या इतराज। असद उमर साहब, आपकी पार्टी कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है कि बड़ा फेयर कर रही है, वो ये है कि आपके बारे में जो अगर एंटी वेस्ट होने का तासुर है तो आपने बताया है कि भाई हम एंटी वेस्ट नहीं हैं, हम अपने मुल्क में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अदरवाइज़ एक ज़िम्मेदार पार्टी के तौर पे आप मुल्क को कैसे लेके चलना चाहते हैं ये एक बिल्कुल दूसरी बात है। ये ख़दशात आप दूसरे मुल्कों के दूर कर रहे हैं, क्या अपने मुल्क के इदारे इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक नहीं है कि आप लोग उनके ख़दशात भी दूर करें? मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, देखें अगर कोई ख़दशात हैं जिनमें मेरे ख्याल में कोई हकीकत नहीं होगी, सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह है, जो कुछ भी होना है वो आइन के दायरे के अंदर रहकर होना है। अगर ऐसी पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर उसके बावजूद कोई खदशात हैं लोगों को, तो खदशात दूर करने में तो कोई हर्ज नहीं है, तो बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान ने ये नहीं कहना, देखे मैं खुल के आपको बात करूं, मैं ये पहले भी बोल चुका हूं, इमरान खान ने जिंदगी में कभी इंतकामी सियासत ना की है, ना वो जाती जिंदगी के अंदर लोगों में इंतकाम लेने पर यकीन रखते हैं। इंतकाम उन्होंने कभी भी नहीं लेना। लेकिन अगर आप उनको ये बोलें कि कोई काम गलत हुआ हुआ है और कानून तोड़ा हुआ है तो उसको सरफे नजर कर लो, तो वो भी इमरान खान की सियासत की पूरी बुनियाद ही हिला देने वाली है। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। इस बात के ऊपर
बिल्कुल 100% इत्तेफाक किया जा सकता है, और अगर किसी को खदशात हैं तो उनके खदशात बिल्कुल दूर अच्छा किए जा असद उमर सकते हैं। साहब, 27 अप्रैल का जो हुक्मनामा, उसका जो ऑर्डर आया है, उसमें अदालत ने तो कह दिया है 14 मई का हुक्म बरकरार है। इलेक्शन कमीशन ने भी दरखास्त दे दी है कि हम नजर सानी करें, हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आज 4 मई का दिन भी गुजर गया, 10 दिन बाकी रह गए हैं, प्रैक्टिकली इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ का क्या लाया अमल है इस पर अब? देखिए, दो चीज़ें, एक तो कल 11:30 बजे हियरिंग है इसी केस की अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। तहरीक इंसाफ क्या करती है जी? तहरीक इंसाफ कोई गुरिल्ला वॉरफेयर की ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, सियासी पार्टी है, एक आम पाकिस्तानी शहरियों की ताकत के ऊपर खड़ी हुई एक पार्टी है। इमरान खान की जो अवाम के अंदर मकबूलियत है उसके ऊपर खड़ी हुई पार्टी है। तो इसलिए हम आइन के साथ खड़े रहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जो आइन का दिफा कर रही है उसके साथ खड़े रहेंगे। अवाम को मोबिलाइज किया जाएगा। अभी आपने पिछले हफ्ते भी देखा था इमरान खान साहब ने जिस तरीके से लाहौर में लोगों को निकाला। अगले हफ्ते यानी परसों जो है वो फिर अवामी मुजाहरा होने जा रहा है। तो हम तो अवाम की ताकत ही मोबिलाइज करेंगे और साथ ये दिखाएंगे कि हम खड़े हुए अपने इदारों के साथ। उसके अलावा जो या अदालत के अंदर हमारी जंग चलती रहेगी, हमारी कोशिश चलती रहेगी, और दूसरी हमारी अवाम की मोबिलाइजेशन की। यही दो मुख्तलिफ उसके पिलर्स हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब।